हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQIAS हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं एक नई कक्षा के साथ, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 43 और आर्टिकल 43A 43 क पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये दोनों ही अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं और हर बार 1-2 वर्ष बाद किसी न किसी रूप में यहाँ से आपसे प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, कई बार यहाँ से सवाल आपको मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो ऐसी दशा में आपको अनुच्छेद 43 से संबंधित सभी बातों को जानना चाहिए। तो आइए क्लास अपनी शुरू करते हैं। आप भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज में मेरे साथ जुड़ते हैं सुबह 8 बजे। तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी को सुप्रभात, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम लोग 43। तो आइए 43 के बारे में जानते हैं, क्या कुछ खास है अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 की अगर आप हेडिंग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की बात यहाँ पे आपको देखने को मिल पा रही है। कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी। कुटीर उद्योग की बात आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। ये कुछ मोटी सी हेडिंग है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से अनुच्छेदों की बात करेंगे, बेयर एक्ट के माध्यम से ये देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक अर्थों में आर्टिकल 43 में कौन कौन सी बातें हैं, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप यहाँ पे अनुच्छेद 43 को जब आप खोल के लिखेंगे, थोड़ा सा इसको विस्तार देंगे, अनुच्छेद 43 को जब आप विस्तार देंगे तो आपको यहाँ पर जो बातें देखने को मिलेंगी वो कुछ ये है। राज्य प्रयास करेगा, देखिए, राज्य प्रयास करेगा कि कर्मकार जहां भी कार्यरत, वो चाहे कृषि हो या उद्योग हो, कार्यरत है। राज्य प्रयास करेगा कि कर्मकार जहां भी कार्यरत है उसे उचित काम निर्वाह मजदूरी उच्च जीवन स्तर प्राप्त हो सके, साथ ही प्राप्त हो सके, साथ ही अवकाश का सदुपयोग सुनिश्चित हो, श्रम को सामाजिक सांस्कृतिक महत्व मिल सके। राज्य सहकार के माध्यम से कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रयास करेगा।
प्रयास करेगा। देखिए अनुच्छेद 43 में इतनी सारी बातें हैं। अब इतनी सारी बातों में आपको देखना है कि महत्वपूर्ण इसमें से वो कौन कौन सी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है और उन्हीं बातों पर राज्य को काम करना। अनुच्छेद 43 ठीक ठीक देखा जाए तो एक समाजवादी अनुच्छेद है। समाजवादी अनुच्छेद के अंतर्गत हम लोग इसमें रखते हैं जिन जिन अनुच्छेदों में आपको आर्थिक कल्याण दिखाई देगा, ऐसे अनुच्छेदों को आप सामाजिक या समाजवादी जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत रखेंगे। हम लोग जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जब भी पढ़ते हैं तो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर पढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं उन्हें हम लोग 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। एक को हम लोग समाजवादी रूप में देखते हैं, समाजवादी रूप में देखते हैं। दूसरे को हम लोग उदार बौद्धिकवाद के रूप में देखते हैं और तीसरे को हम लोग गांधीवाद के रूप में देखते हैं। अब ये एक अच्छा उदाहरण है अनुच्छेद 43, एक अच्छा उदाहरण है अनुच्छेद 43 जिसमें अगर एग्जैक्टली ढूंढा जाए तो तीनों ही सिद्धांतों की जो बात है वो इसमें दिखाई देती है। लेकिन फिर भी विशेष रूप से अनुच्छेद 43 को 2 सिद्धांतों में वर्गीकृत तो किया ही जाता है, समाजवादी अनुच्छेद के रूप में और दूसरा गांधीवादी अनुच्छेद के रूप में। तो आइए देखते हैं 43 में क्या इंपॉर्टेंट है, पहले उसको अंडरलाइन कर लें क्योंकि कई बार ये जो बातें लिखी गई हैं इसका कहीं तुकताल आपको नजर में नहीं आता, कहीं आपस में इन वाक्यों का सामंजस्य नजर नहीं आता, तो आपको लगता है कि ये कैसे सर आएगा, हमें ये कैसे रोकेंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, पहले भी हम लोगों ने कहा कि इसे दार्शनिक भाग के रूप में जाना जाता है, नैतिक भाग के रूप में जाना जाता है, बौद्धिक भाग के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए इसकी प्रकृति भले ही ऐसी है लेकिन इसका विस्तार जो अर्थ है वो बहुत बड़े मायने रूप में है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए 43 में कहा गया राज्य प्रयास करेगा कि जो भी कर्मकार, जो भी वर्कर है, जहां भी काम कर रहा है, जिस भी संगठन में काम कर रहा है, वो कृषि से संबंधित हो, उद्योग से संबंधित हो, क्योंकि आप जानते हो आजीविका का मतलब 2 ही है, कृषि या उद्योग, या तो मजदूर बनेगा या तो कृषक बनेगा। तो ऐसी स्थिति में जहां भी कार्यरत है उसे वहां पर उचित काम मिलना चाहिए। पहली महत्वपूर्ण चीज क्या है? उचित काम। पहले तो काम की ही प्रकृति उचित होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर काम उचित है, उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण है कि निर्वाह मजदूरी हो। और कहीं अगर निर्वाह मजदूरी नहीं है तो काम कितना भी उचित हो वो उचित नहीं माना जाएगा। इसलिए उचित काम होना चाहिए, निर्वाह मजदूरी होना चाहिए, उच्च जीवन स्तर। निर्वाह मजदूरी तो होगी, कम से कम इससे हमारा जीवन चले, लेकिन जीवन चल जाने मात्र से जीवन जीवन नहीं होता है। इसलिए उच्च जीवन स्तर हो तो राज्य प्रयास करेगा कि जीवन स्तर जो उच्च हो सके। अब वो कैसे होगा आगे हम समझेंगे, पहले इंपॉर्टेंट बातों को हम लोगों ने अंडरलाइन किया। तो उचित काम, निर्वाह मजदूरी और उच्च जीवन स्तर उपलब्ध कराने का राज्य प्रयास करेगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है अवकाश का सदुपयोग सुनिश्चित हो सके। जीवन में काम ही काम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवकाश। ये वो अवकाश है जिसपे आप बनते हो, आपका व्यक्तित्व बनता है। पूरा फंडामेंटल राइट्स आपके व्यक्तित्व के विकास से जुड़ा हुआ है और व्यक्तित्व का विकास तब होगा जब अवकाश का सदुपयोग होगा। अवकाश फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के अंतर्गत जाओगे, अवकाश का अधिकार मूल अधिकार के रूप में निकल कर आएगा। इसी तरीके से एक और बड़ी बात है कि जो श्रम है उस श्रम को उचित सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व मिल सके, इसके लिए भी राज्य प्रयास करे। और साथ ही साथ राज्य प्रयास करेगा कि सहकार के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, कुटीर उद्योगों का विकास हो सके। ये आर्टिकल 43 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत इतनी सारी बातें हैं। तो अनुच्छेद 43 का जो वर्गीकरण है उसको हमने पहले बताया कि 2 रूपों में इसके वर्गीकरण होते हैं। एक तो इसको समाजवादी सिद्धांत के रूप में, समाजवादी सिद्धांत के रूप में इसको वर्गीकृत करते हैं और दूसरा गांधीवादी सिद्धांत के रूप में भी इसका वर्गीकरण करते हैं। गांधीवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकरण के लिए सहकारिता और कुटीर उद्योग, ये जो 2 बातें हैं
ये गांधीवादी जुड़ता है, गांधीवादी विचार जुड़ता है, गांधीवादी विचार जुड़ता है, और बाकी ऊपर की जो बातें बची ये सारी की सारी बातें समाजवादी रूप में जुड़ती हैं, समाजवादी रूप में जोड़ के देखा जाता है। क्या किया है राज्य ने? अगर इन सब के बारे में बात करें, उचित काम राज्य प्रयास करे कि जो भी कर्मकार है जहां भी काम कर रहा है, काम की प्रकृति उचित होनी चाहिए, मतलब वो काम करने लायक होना चाहिए। ऐसा न हो कि वो काम ही न हो और वो ऐसा काम कराया जा रहा है जो काम मानवीय गरिमा के विरुद्ध हो, ऐसा काम कराया जा रहा है जो काम काम के रूप में नहीं बल्कि वो शोषण और प्रताड़ना के रूप में हो। ऐसा काम नहीं कराया जाए, काम उचित होना चाहिए। किसी का मैला आप सर पे ढो रहे हो, ये कोई काम नहीं होगा। गटर के अंदर मल में आप उतर के उसकी सफाई कर रहे हैं, ये काम नहीं होगा। ये मानवीय गरिमा के विपरीत है, ये मानवीय गरिमा के विपरीत है। ऐसे काम को काम नहीं कहते। तो काम का उचित होना जरूरी, काम का उचित होना जरूरी है। यही कारण है कि विशेष प्रकार के आजकल आधुनिक तरीके से, मॉडर्न तरीके से लोगों का शोषण होता है। मॉडर्न तरीके से मसाज पार्लर के रूप में, स्पा के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे काम नहीं कराया जा रहा है, बल्कि काम की जगह पे मानवीय गरिमा को, मानवीय डिग्निटी को गिराने का प्रयास किया जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला राज्य का प्रयास क्या होना चाहिए कि काम उचित होना चाहिए। काम का उचितता, काम का नेचर जो है वो उचित होना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो अवैध रूप से कराए जाते हैं, क्योंकि वो काम नहीं, वो कोई उचित नहीं है, उससे मानवीय डिग्निटी खराब होती है, मानवीय गरिमा खराब होती है। तो राज्य प्रयास करेगा उचित काम। अब आप कह दो बहुत सारे काम में से हैं जो अनुचित हैं, लेकिन हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये मौलिक अधिकार होता तो नहीं होते। तो राज्य अपनी क्षमता के अनुसार ऐसा करने का प्रयास कर रहा है। अभी दिल्ली सरकार ने अपने सीवर में, किसी को भी, कोई व्यक्ति सीवर में घुस के सफाई नहीं करेगा, ऐसी व्यवस्था के लिए मशीनों की व्यवस्था करी। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमें ये काम कहीं से भी मानवीय प्रकृति के अनुरूप नहीं लगता, मशीनें सफाई करेंगी, व्यक्ति नहीं सीवर में उतरेगा, व्यक्ति नहीं गटर में उतरेगा। लेकिन व्यक्ति गटर में उतरते रहे, तो ये कोई काम नहीं है। तो काम का उचित होना जरूरी है, और उसके बाद उसका निर्वाह मजदूरी, उसकी जो निर्वाह मजदूरी है उसकी प्राप्ति बहुत जरूरी है। अगर निर्वाह मजदूरी ही नहीं है तो काम कितना भी उचित हो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीवन तो जिए हम। इसलिए कम से कम न्यूनतम मजदूरी, वो निर्वाह मजदूरी जरूर मिले किसी भी काम को आप कर रहे हो, जिससे आपकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। निर्वाह मजदूरी के बाद राज्य की जिम्मेदारी है कि लोगों के जीवन के स्तर को उच्च करने का प्रयास करे। तो राज्य ने लोगों के जीवन के उच्च करने का प्रयास किया। निर्वाह मजदूरी पहले तय नहीं थी, पता नहीं था कि निर्वाह मजदूरी होता क्या है। ऐसी स्थिति में जब नरेगा आया तो एक बात समझ में आ गई, एक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतना प्रति व्यक्ति प्रतिदिन व्यय करने की जरूरत है, इसलिए उतनी कमाई को हम निर्वाह मजदूरी के रूप में देख सकते हैं। इसलिए एक न्यूनतम मजदूरी का स्टैंडर्ड अब सेट हो गया है, पहले ये सेट नहीं था। इसी तरीके से उच्च जीवन स्तर तो राज्य प्रयास करे, राज्य लगातार प्रयास कर रहा है। राज्य ने उज्ज्वला योजना चलाई, जिसके अंतर्गत राज्य ने सभी लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का प्रयास किया, उस पर सब्सिडी उपलब्ध कराने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि जो लोग अभी तक लकड़ियों पे या गोबर के कंडों पर जो भोजन बनाने का काम करते थे, उन लोगों की स्थिति में सुधार हुआ। जो जमीन पे बैठ के खाना बनाते थे, आज वो खड़े होके खाना बनाना शुरू कर चुके हैं, तो उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसी तरीके से बिजली की उपलब्धता ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया। इसी तरीके से संचार क्रांति ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया। आज हर घर में टीवी आपको उपलब्ध मिल जाएगी, बिजली पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में हर घर में
कुछ दिन में राज्य सरकारों के द्वारा जो छतरियां हैं वो मुफ्त बांटी जाएंगी और हर सरकार का प्रचार हर टीवी पे घर तक पहुंच पाएगा। राजनीतिक रूप से लोग जागरूक हो पाएंगे, ये भी अपने आप में उच्च जीवन स्तर बढ़ाने का एक कार्य हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकारों के द्वारा अन्य अन्य राज्यों में आपने देखा कहीं मोबाइल वितरित किया जा रहा है, कहीं लैपटॉप वितरित किया जा रहा है। तो ये सारा जो वितरण है, ये वितरण कहीं ना कहीं लोगों के जीवन स्तर को उच्च बनाने से संबंधित है। तो यही कारण है कि राज्य को कहा जा रहा है कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को उच्च बनाने में मदद करेगा, सहयोग करेगा। साथ ही साथ राज्य का ये काम है कि जो भी कर्मकार हैं, अवकाश का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ये अवकाश शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अवकाश को छुट्टी से न लें, अवकाश को जनरली जो है लेजोर शब्द से लिया जाता है और इसका अर्थ होता है कि वो समय जो हम चिंतन में बिताएं, वो समय जो हम अपने व्यक्तित्व के लिए, जो रचनात्मकता के लिए किया जाए, उसे अवकाश कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में राज्य प्रयास करे कि लोग अपना क्वालिटी टाइम भी बिता सकें, लोग अपने को ज़्यादा से ज़्यादा परिमार्जित करने, अपने को, अपने रचनात्मकता को आगे लाने के लिए भी काम कर सके। तो राज्य इसके लिए प्रयास करेगा। राज्य लगातार प्रयास करता है। राज्य ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अवकाश है वो सैटरडे संडे का है, स्टेट गवर्नमेंट में संडे का है। साथ ही साथ इसकी सुनिश्चितता ऐसी हो कि श्रम को सामाजिक सांस्कृतिक महत्व मिल सके। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम के दौरान और भी उनके अंदर स्किल है, जैसे वो अच्छा खेल सकते हैं, कोई पहलवानी कर सकता है, कोई अन्य कार्य कर सकता है, तो उसको भी सांस्कृतिक महत्व मिले। तो राज्य लगातार करता है। इसी तरीके से आप देखो तो बहुत सारे जो भी हमारे बड़े बड़े संगठन है, इंस्टीट्यूशन, जैसे पुलिस है, उनकी अपनी क्रिकेट टीम है, उनकी अपनी फुटबॉल टीम है, उनकी अपनी हॉकी टीम है, उनके अपने पहलवान है ना, उनके अपने पहलवान है, उनके अपने वॉलीबॉल खेलने वाले लोग हैं। इसी तरीके से रेलवे है, उनके भी अपनी क्रिकेट टीमें हैं, उनकी भी अपनी चीज़ें। महेंद्र सिंह धोनी रेलवे के लिए खेलते थे, आज कहाँ पहुँच गए हैं। ऐसे विजेंदर पुलिस में सेना के लिए खेलते थे, आज कहाँ पहुँच गए। तो ऐसे ही बहुत सारे जो लोग हैं वो इन इंस्टीट्यूशन से में काम करते हुए उनके श्रम को अवकाश का सदुपयोग मिला, उनके श्रम को सामाजिक सांस्कृतिक महत्व मिल पाया। तो राज्य लगातार वो सब काम करने का प्रयास कर रहा है जो कुछ भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिख दिया गया है, जो कुछ भी इन अनुच्छेदों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में लिख दिया गया है। ऐसे हर एक मामले पे राज्य काम कर रहा है। राज्य लगातार, एक भी ऐसी चीज नहीं है यहाँ पर लिखा गया शब्द जिस पर राज्य काम करता हुआ दिखाई नहीं मिला या जिस पर राज्य ने काम नहीं किया। प्रत्येक पे राज्य हमें यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई पड़ा है। सब पे राज्य लगातार काम कर रहा है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे कहा गया कि राज्य सहकार के माध्यम से कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रयास करे। ये जो लाइन है सहकारिता, ये गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी चाहते थे कि भारी भारी उद्योगों से देश का विकास नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत गांव में बसता है। कहाँ बसता है भारत? भारत गांव में बसता है, और जो गांव में बसता है, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। इनका जो मॉडल था वो मॉडल सीधे वाले शंकु का मॉडल था। सीधे वाले शंकु का मॉडल था। इनका मानना था कि ये गांव है और ये शहर है। विकास नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, विकास नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ये विकास का क्रम होगा क्योंकि भारत गांव में बसता है। ये विकास का गांधी का मॉडल था और ये स्थायी मॉडल था। ये सहकारिता वाला मॉडल था। और यहाँ पर कुटीर उद्योग हैं। यहाँ पर रोजगार का परसेंटेज 100% है। ये स्थिति थी। ये अलग बात थी कि इनके चाहने वाले, इनके शिष्य ही जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके विकास का जो मॉडल था ये उल्टा था। इनका विकास का मॉडल जो था वो उल्टा था। इनके विकास का मॉडल ये था कि जो कुछ भी विकास होगा वो शहर की तरफ होगा, और वो छन कर भी आएगा तो गांव का विकास हो ही जाएगा। तो वो शहरों के विकास से
गांव के विकास की ओर गति देना चाहते थे। तो इनका विकास कुछ ऐसा था। शंकु उल्टा है, एक थोड़ा सा भी अगर बढ़िया हवा लगी तो ये धराशायी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भले ही प्रयास किया गया नेहरू के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बावजूद, लेकिन अंततः समझ में बात आई कि विकास का मॉडल यही होना चाहिए। यही कारण था कि जब संविधान बन रहा था तो भले ही गांधी संविधान के निर्माण में सदस्य के रूप में, संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल नहीं थे, बावजूद इनके विचारों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 30 में महत्व दिया गया और कहा गया कि राज्य प्रयास करेगा कि हमारे गांव ज़्यादा सशक्त, मजबूत और विकसित हो सके। इसके लिए सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों के विकास का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि कुटीर उद्योग ही हैं जो सबको रोजगार देने में समर्थ हो सकते हैं। तो इस तरीके से गांधीवादी विचार को भी इसमें डाल दिया गया। तो आर्टिकल 43 में आधे विचार समाजवादी हैं और थोड़े से विचार गांधीवादी हैं। इसीलिए जब आप गांधीवादी अनुच्छेदों की लिस्ट बनाते हैं, तो उस लिस्ट में आपको अनुच्छेद 43 को भी गांधी से जोड़ के रखना होगा। तो अभी तक आपने मेरे साथ जो क्लास करी है अनुच्छेदों में, उसमें 2 अनुच्छेद गांधीवादी आपको मिल चुके हैं, एक आर्टिकल 40 और एक आर्टिकल 43। इसी तरीके से महत्वपूर्ण सीरीज में जब आगे मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आप गांधीवादी सारे जो अनुच्छेद हैं वो गिन पाएंगे, वो निकाल पाएंगे। और अनुच्छेद 43 का पूरा मामला आप जानते हैं गांधीवादी नहीं है, कुटीर उद्योग और सहकारिता गांधीवाद है। ठीक है, अब देखिए जो आपने आर्टिकल 43 पढ़ा, उस आर्टिकल 43 में लिखी गई बातों को, जैसे निर्वाह मजदूरी की, उचित काम की बात है, अवकाश की बात है, इस पे राज्य ने बहुत सारे कानून बनाए। विशेषकर ये मामला श्रम सुधार से जुड़ता है। निर्वाह मजदूरी की बात थी, देखिए यहाँ पे राज्य ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 तय किया था। मजदूरी पर संहिता 2020 बनाया गया। राज्य कह रहा है कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है हम उस पर काम करेंगे, और राज्य लगातार काम कर रहा है। तो राज्य ने श्रम सुधार पे काम किया और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1938 बनाया। मजदूरी पर संहिता 2020 हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से अनुबंध श्रम जो संविदा पे काम होता है उसकी बात देखें तो अनुबंध श्रम विनियम एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 पे राज्य ने काम किया है। वर्ष 2016 में बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 का नाम बदलकर बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम कर दिया गया। तो इसको आप देख सकते हैं। अच्छा हाँ, बाल श्रम निषेध विनियम अधिनियम 1986 का नाम बदलकर बाल तथा किशोर श्रम निषेध विनियम अधिनियम 1986 कर दिया गया है। इसको ध्यान रखना है कि जो बाल श्रम निषेध विनियम अधिनियम था, इसको में अब बाल शब्द के साथ साथ किशोर शब्द भी जोड़ दिया गया है। बाल तथा किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986, इसको 2016 में इसका नाम बदलकर ये रख दिया गया है। 1986 वाले को बाल तथा किशोर श्रम विनियम अधिनियम कर दिया गया है। तो ये सब राज्य आर्टिकल जो हमारा 43 है उसके बारे में है। सहकारिता के आधार पे बहुत सारे कुटीर उद्योगों की व्यवस्था राज्य ने करी है। आज के समय में SMME जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मझले उद्योग हैं, इन तीनों के लिए सरकार ने एक पूरा का पूरा मंत्रालय डेडिकेट कर रखा है और बड़ी मात्रा में इस तरीके के रोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान की हमारी सरकार, वर्तमान के प्रधानमंत्री का पूरा फोकस ही है कि हर किसी को रोजगार इन रूपों में उपलब्ध हो सके, इन रूपों के माध्यम से लोगों तक पहुंच सके। तो ये राज्य जो भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बातें लिखी होंगी, राज्य उस पर काम करता हुआ दिखाई देगा और राज्य लगातार काम कर रहा है, ये हम लोगों ने देख लिया है। देखिए बधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पे राज्य ने काम किया। खान एवं खनिज विकास विनियम अधिनियम 1957 बना रखा है। महिला श्रमिकों को हितों की रक्षा के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये सब कहीं न कहीं आर्थिक कल्याण के लिए है, जो भी कर्मकार है उसके कल्याण के लिए है। इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है एक अनुच्छेद 43 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ एक महत्वपूर्ण सूचना है जो आप तक जानी चाहिए। 22 जुलाई
से हमारा P2I इवनिंग बैच शुरू हो रहा है। लिमिटेड सीटें हैं, फटाफट जुड़ सकते हैं। 2024 टारगेटेड है, जुड़िए। जो छात्र 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि P2I बैच का लाभ मिले, तो वो मैसेज कर सकते हैं amren.pandey@studiiq.com पे कि सर मुझे 2025 के लिए चाहिए। तो 2025 के लिए इसी बैच को लेने के लिए और इसकी सारी फैसिलिटी 2025 में भी हमें मिल पाए, अर्थात 2025 का PT अगर हम निकालते हैं तो हमें StudyIQ के खर्चे पे आकर हमारी जो पढ़ाई है वो हो सके, तो इसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। मुझे मेल कर सकते हैं कि मैं सर P2I 2025 के लिए एडमिशन चाहता हूं, तो मैं आपको कोऑपरेट करूंगा। तो इसके लिए इसके लिए amrendra.pandey@studiiq.com पे जाना है। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि आप मेरे से इसके लिए कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे रीच आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़िए, अमरेंद्र पांडे नोट्स। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अमरेंद्र PND1 और amrendra.pandey@studiiq.com। इससे आप मेल पे मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इंस्टा ID और टेलीग्राम का स्कैनर पड़ा हुआ है, इसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और आप बताइए कि आपको 2025 के लिए P2I चाहिए, तो हम आपको कोऑपरेट करेंगे कि 25 के लिए P2I आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली शुरुआत करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 22 जुलाई लास्ट डेट है। 25 के लिए भी इस बैच से जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपको मैसेज करना होगा। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 2024 के लिए ये बैच है, 22 से शुरू हो रहा है, लिमिटेड सीटें हैं, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 29,999 में आपको एडमिशन मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, आप रीच आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 43A 43A ये भी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि इतना महत्वपूर्ण ना होता तो बाद में एक संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता। 42वें संविधान संशोधन, देखिए 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया 43A। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अर्थात जो भी श्रमिक है वो जहां भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, उस इंस्टीट्यूशन में उसकी भी भागीदारी हो प्रबंधन की। क्योंकि अगर वो उसके प्रबंधन में अपनी भागीदारी नहीं मानेगा, उसको भागीदारी नहीं दी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में वो कंपनी को के साथ अपना कोई जुड़ाव, अपना कोई लगाव नहीं महसूस कर पाएगा। ऐसे में उसे बस इतना ही लगेगा कि वो एक मजदूर है और उसका काम केवल और केवल मजदूरी करना है। कंपनी के विकास से, कंपनी के मैनेजमेंट से, कंपनी के प्रबंधन से, कंपनी के निर्णयों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में वो 9 to 6 जो एक टाइम होता है, उस टाइम को बस पूरा करेगा और निकल जाएगा। ऐसी स्थिति होगी, और ऐसी ही स्थिति कुछ थी। ये वो दौर था इंदिरा गांधी के टाइम का, जिस दौर में जितने भी हमारे सारे बड़े जो सरकारी निगम थे, कॉरपोरेशन थे, सरकारी फैक्ट्रियां थी, सरकारी कारखाने थे, वो सारे के सारे नुकसान में जा रहे थे। वो सारे के सारे कहीं ना कहीं लॉस में जा रहे थे। और सरकार इस बात को लेके बहुत परेशान थी कि आखिर ये क्या कारण है कि जो निजी व्यवस्थाएं हैं, थोड़े से लोग ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, जो निजी व्यवस्थाएं हैं वो प्रॉफिट में चल रही हैं, वहीं पर जो सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं उनको बड़ा घाटा हो रहा है। उनमें सब कुछ होते हुए भी वो हानि आधारित हो रही हैं, लॉस आधारित हो रही हैं। क्या कारण है और इसे कैसे पूरा किया जा सके? तो तात्कालिक समय में जो सलाह मिली उस समय हमारे प्रधानमंत्री को, वो यही मिली कि प्राइवेट सेक्टर में लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, वो प्रबंधन के साथ जुड़ के काम करते हैं। उनके हर निर्णय में वो सहयोगी होते हैं, हर उनके फीडबैक पे काम होता है। और ऐसी स्थिति में कोई भी काम हो, कोई भी निर्णय हो, उसमें उनको सहयोगी बनाया जाता है। ऐसे में उन्हें लगता है कि ये उनकी अपनी व्यवस्था है और उस व्यवस्था में वो जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें भी लाभ होगा। तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर का जो काम है वो कुछ इस रूप में है कि लोग उस काम के प्रति अपना लगाव फील करते हैं, उस निर्णय में अपने को प्रतिभाग फील करते हैं, इसलिए जुड़कर काम करते हैं। और वहीं सरकारी व्यवस्थाओं में किसी का कोई जुड़ाव नहीं होता, वो अपना समय बस पूरा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोई काम हमें हमारा लगने लगे तो उस पर हमारी जो प्रदर्शन और
परिणाम है वो अलग होता है, और जब हम दूसरे का काम समझ के करते हैं तो प्रदर्शन और परिणाम अलग होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि निर्णयों में भागीदारी हो, प्रबंधन में भागीदारी हो, तो वो अपना समझ के जब उसके लिए काम करेंगे तो अपने आप ही चीजें लाभ आधारित हो जाएंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी देकर श्रम जो हमारे सरकारी व्यवस्थाएं थी उनको लाभ आधारित बनाने का एक बड़ा कदम, एक बड़ा प्रयास था आर्टिकल 43A, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। क्या लिखा गया था? किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों या प्रतिष्ठानों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य उपयुक्त कानून या किसी अन्य विधि के द्वारा उन्हें भागीदार बनाए। अर्थात राज्य ऐसी विधियां बनाए, कानून बनाए, जिससे कि जो श्रमिक हैं वो भी उद्योगों के प्रबंधन में भागीदार हो सके, उद्योगों के प्रबंधन में सहयोग कर सकें, जिससे कि अपनत्व का भाव आए। ऐसे में जब कभी उद्योग और श्रमिकों के बीच में कोई बात को लेके अगर कोई मनमुटाव होता था तो ऐसी स्थिति में दो धड़ों में ये बढ़ जाते थे, और हड़ताल हड़ताल हड़ताल, ये वो समय था जब हड़ताल बड़े फेमस हुआ करते थे, और ऐसे में कंपनी को भी नुकसान होता था, खुद मजदूरों का भी नुकसान होता था। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके का जो दुराव है वो आपस में न हो पाए, उसके लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके लिए देखिए, उदाहरण के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एक औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया। इसके तहत कार्य समिति का प्रावधान किया गया। उद्योग के कामकाज से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त प्रबंधन परिषद की बात की गई, और इस संयुक्त प्रबंधन परिषद में जो कंपनी के लोग हैं वो भी, जो नियोक्ता है वो भी होंगे और कर्मचारी भी होंगे। मतलब ये जो परिषद बनेगी इसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं से मिलकर ये परिषद बनेगी, और प्रत्येक मामले पे ये परिषद निर्णय लेगी। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों का भी प्रबंधन में भागीदार, निर्णय में भागीदार हो गया, और नियोक्ता भी भागीदार हो गया। तो जब दोनों के द्वारा मिलकर कोई निर्णय लिया जाएगा तो उस निर्णय पे फिर सभी सहमत होंगे, फिर उस निर्णय पे सभी लोग काम करेंगे। तो ऐसे में जो कार्यों की प्रकृति में जो दुराव है, जो द्वंद्व है, वो भी समाप्त रहेगा। तो ऐसे में पूरा फोकस काम पे होगा, न कि इस तरीके की व्यवस्थाओं पे। कैसे ये परिषद कब कब काम करती है, कहाँ काम करती है? तो नियोक्ता एवं कर्मचारियों के पक्ष के समान संख्या में, जो मालिक हैं उनकी संख्या और कर्मचारी की संख्या बराबर होगी, इसमें बराबर प्रतिनिधि हैं। कोई भी 500 से अधिक कर्मचारी वाला प्रत्येक औद्योगिक इकाई आदि में संयुक्त परिषद का प्रावधान किया जाना है। अर्थात 500 लोगों से ज़्यादा जिस भी इकाई में, यूनिट में काम करने वाले लोग हैं, वहाँ पर ये संयुक्त परिषद होगी, जिसमें आधी संख्या कंपनी की होगी, आधी संख्या कर्मचारियों की। तो जब ये परिषद निर्णय करेगी तो किसी भी प्रकार को, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे में जो कर्मचारी हैं वो ये नहीं मान सकते कि हमारे अहित में कोई सारा काम जो है वो अहित में हो रहा है, क्योंकि बड़ा अविश्वास था, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच बड़ा अविश्वास होता था सरकारी व्यवस्थाओं में। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में एक विश्वास हो सके, इसको बिल्ड करने के लिए ये प्रयास किया गया आर्टिकल 43 का ए। इसी तरीके से आर्टिकल 43B भी बनाया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। उसमें सहकारी समितियों की स्थापना की बात की गई है कि प्रत्येक को सहकारी समितियों की स्थापना करने का जो आधार हो वो प्रदान हो सके, और राज्य सहकारी समितियों के विकास में सहयोग करेगी। ये आर्टिकल 43 का बी है, जो बाद में जोड़ा गया, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो वो अभी हम लोग देख लेंगे। तो आज के लिए जो क्लास है बस यहीं तक। अगर आप P2I बेस से जुड़ना चाहते हैं और 2025 के लिए तो भी आप मेल कर सकते हैं। 24 के लिए जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से रीच आउट कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। और अगर आपको सब कुछ क्लियर है, आप स्मार्ट हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, तो बस एक चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा, AP लाइव कोड का इस्तेमाल करिएगा। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बताए, व्यक्तिगत मार्गदर्शन शिक्षकों से अच्छा कोई आपको नहीं दे सकता, इसलिए शिक्षक के कोड के साथ आप जुड़ सकते हैं। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करके 29,999 में P2I बैच से जुड़िए। 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, फटाफट करिए, लिमिटेड सीटें होती हैं P2I बैच में, और इस बैच से जुड़कर आप एक बेहतर तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए अनुच्छेदों के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।